रॉकेट्स अंतरिक्ष यानों को तेजी से ब्रह्मांड में ले जाकर छोड़ देते हैं। ध्वनि तरंगे ठोस चीजों को हवा में तैरने पर मजबूर कर देती है। लेजर बीम्स एकदम सटीक जगह पर पहुंचकर टारगेट को वेपराइज कर देती है। क्या ये मानव जाति की आधुनिक तकनीक के हैरत अंगेज उदाहरण हैं? या ये सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों की हाल ही में मिली एक झलक है, जिनकी जड़ें प्राचीन अतीत तक फैली हैं? कई ऐसे कल्चर्स हैं जिनमें वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखने को मिलती हैं जिनका इस्तेमाल हजारों साल पहले किया जाता था। वो ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे जो सचमुच पृथ्वी को 2 टुकड़ों में तोड़ सकती थी। उनके पास ये एडवांस वेपन्स कैसे हो सकते थे जिन्हें हमने अब जाके हासिल किया है? ऐसा कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे पास्ट में खो चुका है और हम उसी का जवाब ढूंढ रहे हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों का मानना है कि अतीत में दूसरी दुनिया के लोग हमसे मिलने आते थे। अगर ये सच होता तो क्या होता? क्या प्राचीन एलियंस ने वाकई इतिहास को बनाने में मदद की थी? और क्या मानव जाति की सबसे आधुनिक तकनीक हमारी कल्पना की उपज है? या ऐसा हो सकता है कि ये बहुत दूर कहीं से आई हो? साइंस डॉक्यूमेंट मिस्ट्रीज पेश करते हैं एलियन टेक। 5 नवंबर 2005 की सुबह लग्जरी क्रूज शिप सीबॉर्न स्पिरिट को पता चला कि उस पर सोमालिया के तट के पास समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया है। लेकिन उन्होंने उस वक्त के हिसाब से नए और भयंकर बचावकारी हथियार से सोमाली डाकुओं को खदेड़ दिया, और वो हथियार था एक लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइस या LRAD। LRAD कॉरपोरेशन की बनाई हुई ये सोनिक डिवाइस जब किसी टारगेट पर फोकस करती थी तो वो कान को चीर देने वाली आवाज पैदा करती थी जो 150 डेसिबल तक जा सकती है, जिससे इंसान कुछ वक्त के लिए अंधा हो सकता है, उसे उल्टी जैसी फीलिंग हो सकती है, या वो हमेशा के लिए बहरा हो सकता है। यूएस आर्मी ने इराक में सोनिक वेपन्स इस्तेमाल किए थे। वो भीड़ को काबू करने में इसका इस्तेमाल करते थे। इसमें खास तरह की धीमी गड़गड़ाहट और सिग्नल होते हैं जो इंसान पर असर करते हैं, जिससे कि आप बीमार महसूस करते हैं। LRAD का इस्तेमाल फिलहाल पुलिस, मिलिट्री और प्राइवेट सिक्योरिटी में किया जाता है, और सोनिक वेपनरी में इसे सबसे बढ़िया माना जाता है। लेकिन क्या LRAD वाकई 21वीं सदी का आविष्कार है, या इस बात के सबूत मौजूद हैं कि प्राचीन काल में इसी तरह के ऑडियो वेपन्स थे? जेरूसलम से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर पूर्व में जेरिको शहर के प्राचीन खंडहर हैं। यहां आर्कियोलॉजिस्ट को 9000 ईसा पूर्व पुरानी बस्तियों के सबूत मिले हैं। हिब्रू बाइबल के अनुसार माना जाता है कि जेरिको वो जगह है जहां ईश्वर ने मोसेस के उत्तराधिकारी जोशुआ से बात की थी और उन्हें निर्देश दिया था कि वो हर 6 दिन में एक बार 4 दीवारी वाले शहर के चारों तरफ मेढ़े के सींग लिए हुए 7 पुजारियों के साथ घूमें और उनके पीछे आर्क ऑफ द कवेनेंट लेकर चलें, यानी वो सोने का संदूक जिसमें 10 कमांडमेंट्स रखे रहते हैं। उसके बाद 7वें दिन ईश्वर के आदेशानुसार जोशुआ और इजरायलियों ने आखिरी बार शहर के चारों तरफ चक्कर लगाया, लेकिन इस बार उन्होंने मेढ़े की सींगों से बने बिगुल बजाए। जेरिको की दीवारें गिर गईं और शहर बर्बाद हो गया। ओल्ड टेस्टामेंट में जोशुआ 6 में शोफर के बारे में साफ साफ लिखा है, जिसमें उसे एक बिगुल बताया गया है जिसे जेरिको की लड़ाई में दीवार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया था। धार्मिक विद्वानों के लिए
जेरिको की दीवारों का ढह जाना एक चमत्कार था। आज के ज्यादातर वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के हिसाब से वो तबाही शायद भूकंप की वजह से आई थी, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी वजह कुछ और हो? क्या इजरायलियों के पास एडवांस्ड साउंड वेव टेक्नोलॉजी हो सकती थी? अगर ऐसा है तो वो कहां से आई थी? बाइबल में जेरिको की दीवार गिराने की एक इंटरेस्टिंग कहानी है। आर्मी से ये कहा गया कि बार बार दीवारों के चक्कर लगाएं और आखिर में सींग से बने बिगुल बजाएं और दीवारें गिर गईं। और हमें पता है कि एक चीज थी, द आर्क ऑफ कॉवेनेंट। ये रहस्यमयी और पवित्र हमेशा से उनके साथ थी, जो इस घटना और जेरिको की दीवारें गिराने में शामिल थी। ये आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इजरायलियों ने बड़ी बड़ी मोटी प्राचीन दीवारों को गिराने के लिए किसी सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था, जिससे कि वो उस शहर पर कब्जा कर सकें। तो वो किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे? ये बहुत ही शानदार लगता है कि उनके पास कोई एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वो साफ साफ यही तो बता रहे थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आर्क ऑफ द कॉवेनेंट एक हथियार था। उसे एक हथियार की तरह ही बताया गया है, खासकर जब इजरायलियों को कैनन को पार करने के बाद जेरिको से होकर गुजारना था। हमें नहीं पता कि वो टेक्नोलॉजी क्या थी, लेकिन आर्क और दीवारों के गिरने के बीच कोई संबंध तो जरूर था, और इसीलिए आर्क को शहर के चारों तरफ घुमाया गया था। कई प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के मुताबिक मोजेस और इजरायलियों ने माउंट सिनाई में एनर्जी का एक सुपर नेचुरल सोर्स हासिल किया था। यह ताकतवर एनर्जी सोर्स बाद में आर्क ऑफ द कवेनेंट में रखा गया, और उसने जोशुआ के सींग वाले विगलो की आवाज तेज करके उन्हें एक शक्तिशाली वेपन बना दिया। जेरिको की लड़ाई को लेकर इंटरेस्टिंग बात यह है कि शोफार का ये खास इस्तेमाल बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि हम देखते हैं पार्टिकल बीम टेक्नोलॉजी में, डेथ रे टेक्नोलॉजी या थंडरबोल्ट टेक्नोलॉजी में। ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर हमारे पास एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है जो प्राचीन लोगों के पास तैयार थी, जिसका इस्तेमाल वो ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री कैंपेन के लिए कर सकते थे। अगर इजरायलियों के पास कोई एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रही भी हो, तो क्या मेढ़े की सींग से बने बिगुल की आवाज पत्थर की दीवारों को गिरा सकती थी? वैज्ञानिक और फॉर्मर एस्ट्रोनॉट प्रोफेसर टेलर वैंग के हिसाब से फिजिकल अकूस्टिक्स को लेकर हालिया रिसर्च बताती है कि ये एक अलग ही तरह की संभावना है। जेरिको की दीवार का टूटकर बिखरना, अगर कोई ऐसा कहता है कि ऐसा हुआ था अकूस्टिक की वजह से, साउंड की वजह से, तो उसके लिए दीवार में किसी तरह से गूंज पैदा होनी चाहिए थी। अब शायद पूरी दीवार में ना हो, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर मटेरियल में जब गूंज उठती है तो वो काफी बड़े पैमाने पर कंपन होता है, और वो किसी भी चीज को लगभग पूरी तरह से खत्म कर सकता है, क्योंकि गूंज बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा करती है। तो आप बस उसे फीड करते चले जाइए और आखिर में वो सब कुछ चकनाचूर कर देगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आवाज कितनी पावरफुल होती है, तो आपको ये रियलाइज करना होगा कि साउंड बेसिकली एक प्रेशर वेव है, और जो खास प्रेशर वेव आप पैदा करते हैं वो उस चीज को जोड़ेगी या उस पर असर डालेगी जिसे आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसे बहुत पावरफुल बना सकते हैं क्योंकि आप उसे बहुत बढ़ा सकते हैं और साउंड में बहुत ज्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। उसकी फ्रिक्वेंसी या कंपन इस हद तक बढ़ सकती है कि उसके बाद वो हमें साउंड की तरह सुनाई ही न दे, पर फिजिक्स के हिसाब से वो फिर भी साउंड होता है क्योंकि हवा में एक प्रेशर वेव की तरह होता है, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी डालने से वो विनाशकारी हो सकता है। आप उसे एक पार्टिकल वेपन की तरह समझ सकते हैं क्योंकि आप इसमें हवा को घुमाते हैं और आपको ऐसी चीज चाहिए होती है जो साउंड पर फोकस करे और हमें पता होता है कि कैसे करना है। तो ये आपको साउंड के साथ एक डायरेक्टेड एनर्जी बीम देती है।
लेकिन जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स बताते हैं कि शुरुआती सभ्यता विनाशकारी मकसद के लिए आवाज की ताकत का इस्तेमाल कर सकती थी, तो क्या ऐसे भी सबूत मिल सकते हैं कि ऐसी तकनीक का इस्तेमाल और ज्यादा रचनात्मक चीजों के लिए भी किया गया होगा? क्या ये बड़े बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने में मदद कर सकता है, जिनका कंस्ट्रक्शन सदियों से आज के वैज्ञानिकों को उलझन में डाले हुए है? मायसीनी 2000 साल ईसा पूर्व इस प्राचीन मजबूत शहर का दक्षिणी ग्रीस पर दबदबा था। यहां किलेबंदी को जिस स्टाइल से बनाया गया था उसे साइक्लोपियन मैसनरी कहा जाता है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लाइमस्टोन के पत्थरों को बिना गारे के एक साथ कसकर फिट किया गया था। शब्द साइक्लोपियन ये बताता है कि प्राचीन मिथकों के अनुसार ये माना जाता है कि इस मायसीनी की किलेबंदी दमदार एक आंख वाले विशालकाय लोगों का काम है, जिन्हें साइक्लोप्स कहा जाता था। जब आप ग्रीस में मायसीनी को देखते हैं तो आपको एक अलग ही सभ्यता नजर आती है। ये एक ऐसा शहर है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि सिर्फ साइक्लोप्स ही इसे बना सकते थे। ये शायद संयोग नहीं था कि साइक्लोप्स एक मिथिकल क्रिएचर थे, तो हम वास्तव में इस बात का सामना करते हैं जो लोग कहते हैं कि इंसान इसे नहीं बना सकते। वो इंसानों से ऊपर या कोई और ही रहा होगा जिसने इन दीवारों को बनाया है। और जब आप ये देखते हैं कि कई टन पत्थरों को इस तरह से इस्तेमाल किया है जो तकरीबन ग्रेविटी को नकारते हैं, और मुझे लगता है कि इसलिए हमें कहना होगा कि मायसीन वाकई उन इंसानों के बस के बाहर की बात है जो ग्रीक हिस्ट्री के उस खास वक्त और उस पीरियड में हुआ करते थे। बताया जाता है कि मार्सेनी ग्रीस में एट्रियो का खजाना है और वहीं पर एक पत्थर है जिसे उस खजाने के एंट्रेंस के ऊपर रखा गया है, और उस पत्थर का वजन है करीब 250 टन, जो कि बहुत ज़्यादा है। वो परफेक्ट है, देखकर यकीन नहीं होता। आज हमें उस चीज़ को इधर उधर ले जाने में बहुत मुश्किलें आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऐसा कर नहीं सकते, हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करने के लिए हमें आज की टेक्नोलॉजी के साथ भी मुश्किलें आती हैं, तो क्या ये कहना लॉजिकल होगा कि हमारे पूर्वजों ने ये काम किया होगा पिविट्स के सहारे या फिर रस्सियों और बड़े बड़े लकड़ी के रोलर्स के साथ? आप दुनिया भर के इन स्ट्रक्चर्स को देखिए, माइंस स्ट्रक्चर, पिरामिड्स, ग्रीक टेम्पल्स, आप इन सब को देखिए। ये ब्लॉक सिर्फ बड़े ही नहीं हैं, बल्कि इन्हें किसी भी चीज से, यहाँ तक कि आज की हमारी सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी से भी इधर उधर ले जाना नामुमकिन है। दुनिया भर की मेगालिथिक बिल्डिंग्स में एक बड़ा रहस्य है कि कई केसेस में वो इतने बड़े और भारी या ग्रेनाइट या बेसल्ट स्टोन से बने होते हैं कि बड़ी बड़ी क्रेन्स भी इनमें से कुछ पत्थरों को शायद ही उठा पाएं, जैसे कि लेबनान में बाल्बेक के पत्थर, जहां बड़े बड़े विशाल पत्थरों को देखकर तो आपका दिमाग ही चकरा जाता है, जो कुछ केसेस में तो 1000 टन से भी ज्यादा भारी होते हैं। लेकिन प्राचीन लोगों ने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए होंगे? क्या ये पत्थर ऐसे लोग उठाकर ले गए थे जिनमें सुपर ह्यूमन वाली ताकत थी, या बनाने वालों के पास कोई एडवांस्ड, शायद एलियन टेक्नोलॉजी थी? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के मुताबिक इसका पता लगाया जा सकता है फिजिक्स के नियमों का अध्ययन करके नहीं, बल्कि अकूस्टिक के इंटरडिसिप्लिनरी साइंस और अकूस्टिक लेविटेशन के सिद्धांत के जरिए। लेकिन अकूस्टिक लेविटेशंस एक और ऐसा तरीका है जिसमें हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशंस ने हमारे इतिहास को प्रभावित किया हो। और हाँ, इसके कुछ सबूत हैं, खासकर जब आप ऐसी कुछ रिसर्च को देखते हैं जो अकूस्टिक लेविटेशंस में यहाँ लैबोरेटरीज में की गई हैं।
ये सिस्टम एक अकोस्टिक पोजिशनिंग डिवाइस है और इसके अंदर हम एक अकोस्टिक फोर्स फील्ड क्रिएट करते हैं। फोर्स फील्ड हर चीज को सेंटर की तरफ धकेलती है और फोर्स फील्ड उसे घुमा सकती है, झुला सकती है। ये बॉल काफी हल्के मटेरियल की है, ये करीबन 10 ग्राम की है, उससे ज्यादा नहीं। इसे हल्का होना ही था, लेकिन अगर आप बहुत भारी चीज मतलब कोई बहुत बड़ी चीज मूव करना चाहते हैं तो आपको अकोस्टिक पोजिशनिंग डिवाइस के साथ एक एंटी ग्रेविटी डिवाइस बनानी पड़ेगी, क्योंकि अकोस्टिक पोजिशनिंग डिवाइस असल में फोर्स फील्ड की फाइन ट्यूनिंग के लिए होती है, लेकिन सिस्टम को फोर्स फ्री होना चाहिए वरना वो चीजें नहीं हिलेंगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि शुरुआती बिल्डर्स के पास अकूस्टिक टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीज थी जिससे वो मेगा टन के बोल्डर्स और पत्थर के ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर सावधानी से रख सकते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स का मानना है कि इसके सुराग समय समय पर पाए जाने वाले मिथकों और जादू की कहानियों में मिल सकते हैं। ऐसी कई प्राचीन कहानियां हैं जो बताती हैं कि कुछ मॉन्यूमेंट्स एकूस्टिक लेविटेशन की मदद से बनाए गए थे। स्टोनहेंज की लोकल कहानी ये बताती है कि उन बड़े पत्थरों को लेविटेशन के जरिए जादूगर मर्लिन के अलावा और कोई नहीं ले जा पाया था, क्योंकि ऐसा करना किसी आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। और उसके पास एक जादुई छड़ी थी जिससे वो पत्थरों की तरफ इशारा करता था और वो उठते थे और अपनी सही जगह पर जाकर जम जाते थे। ये बहुत ही बढ़िया कहानी है क्योंकि इनमें से कुछ पत्थर करीब 320 किलोमीटर दूर से वहां लाए गए थे। और सच कहूं तो प्राचीन कहानियां एक ब्रिज हैं हमारे लिए, यह पता लगाने के लिए कि हमारे पास्ट में क्या हुआ था। आवाज की ताकत से पत्थरों के लाए जाने की बहुत सारी कहानियां हैं। जब आप जादू की इन कहानियों को पढ़ते हैं तो वो दिलचस्प लगती हैं, जिसमें आप देखते हैं कि उन्हें मंत्र पढ़ने पड़ते थे। उन्हें मंत्रों के कुछ खास शब्दों का जाप करना पड़ता था। ऐसा लगता है जैसे कुछ वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी फिजिकल एरिया में खास तरह का असर पैदा करती थी। मेरे हिसाब से तो ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, जैसे कि जादू की छड़ी जो किसी एम्पलीफायर की तरह होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान, यहाँ तक कि 1 लाख इंसान भी इस पत्थर को खींच पाए। उन्होंने ब्लॉक्स के चारों तरफ हाथ लगाकर एक्सपेरिमेंट किए, उसमें उतने हाथ लगा ही नहीं सकते। आप ब्लॉक्स को उठाने के लिए 2 लाख हाथ लगा ही नहीं सकते, और जब इतने सारे लोग मिलकर उसको लुढ़काते हैं तो मूव कैसे करेंगे? मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का आवाज के साथ कुछ तो लेना देना था, और वो उसमें थोड़ी सी एंटी ग्रेविटी लेकर आए और उन्हें अपनी सही जगह पर ले जाकर रख दिया। लेकिन क्या एंशिएंट एलियंस ने एंटी ग्रेविटी और सोनिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया के प्राचीन अजूबों को बनाने में शुरुआती इंसानों की मदद की थी? देखिए, कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें एलियन का हाथ था या फिर नहीं, क्योंकि ह्यूमंस के पास उस वक्त टेक्नोलॉजी तो ना के बराबर थी। और देखिए, अर्थ को सिर्फ 4 अरब साल ही तो हुए हैं, लेकिन हमसे अरबों खरबों साल पहले के भी प्लैनेट्स हैं। उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी नॉलेज इतना आगे हो सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर शुरुआती सभ्यताओं में बड़ी बड़ी ठोस चीजों को ऊपर उठाने की क्षमता थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास उससे भी ज्यादा क्षमता रही हो? शायद उन्होंने उड़ने की शक्ति पर भी महारत हासिल कर ली हो। उड़न तश्तरियां, यूएफओज। बड़े बड़े हिस्टोरियंस का कहना है कि ये रहस्यमय चीजें ज्यादातर 20वीं सदी में दिखाई दी हैं। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स के मुताबिक अनआइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स पृथ्वी के आसमानों में हजारों साल से दिखाई देते रहे हैं। फ्लाइंग सॉसर्स और एंशिएंट स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजों की तस्वीरें कुछ शुरुआती गुफाओं की पेंटिंग्स में मिलती हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि गुफाओं की ये पेंटिंग्स 20 से 30 हजार ईसा पूर्व की हैं, और ये केव पेंटिंग्स रशिया, चाइना, अफ्रीका,
साउथ अमेरिका और कई दूसरी जगहों पर हैं और उन्हें देखकर लगता है कि वो स्पेसक्राफ्ट जैसा ही कुछ है। आप बेबीलोन के प्राचीन सुमेरियन इंक्रिप्शन को जाकर देखें तो उनमें एक डिस्क दिखाई देती है जिसके पंख लगे हैं और लोगों को उनमें उड़ते हुए दिखाया गया है। और यही चीज प्राचीन इजिप्ट में भी नजर आती है जिसमें गोल्डन डिस्क दिखाई देती है और जिसके पंख निकले हुए हैं। आप जिस चीज के साथ डील कर रहे हैं वो शायद एक फ्लाइंग सॉसर है जो स्पेस में दिखाई देती है। ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका के बड़े बड़े स्कॉलर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक इस इलाके में इंसानों की सबसे पुरानी बस्तियां 14,000 साल से भी पहले की हैं। यहां कई प्राचीन कलाकृतियां मिल सकती हैं और उनमें से एक है ये कछुए के खोल के अंदर लेटे हुए एक आदमी की आकृति। जब मैंने वहां के लोकल आर्कियोलॉजिस्ट से पूछा कि आखिर ये है क्या चीज, तो उन्होंने बिना पलक झपकाए एक ही बात कही कि ये है हमारी कहानियों में उड़ने वाले बहुत बड़े बड़े कछुए जो ग्वाटेमाला में इधर उधर उड़ते फिरते थे। इनकी पूरी बॉडी हवा में मूव करने के हिसाब से बनी है। इस कछुए के शरीर से बाहर निकले हुए अंगों को एक एरोडायनेमिक फैशन में शरीर से सटाकर दबाया गया है और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये आज के ज़माने के फाइटर पायलट ग्लासेस या गॉगल्स जैसा लगता है। ये भी उसी कल्चर का है, उसी जगह का है जहाँ की मिट्टी के कछुए बनाए जाते थे और उन्हें पता था कि कछुए एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं। ये एक स्नैपिंग टर्टल जैसा लगता है और ये देखिए ये जो भी है एक कछुआ जैसा बिल्कुल नहीं लगता, ये कुछ और ही है। अपने रेफरेंस के दायरे में उन्हें कछुए सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगा होगा जिससे वो ये बता सकते थे कि उन्होंने शायद देवताओं को चारों तरफ उड़ते हुए देखा होगा। आधी दुनिया घूमने के बाद 329 ईसा पूर्व ग्रीक के महान शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने का प्लान बनाया था, लेकिन प्राचीन लेखों के अनुसार आसमान से हुए एक अजीब से हमले ने उसकी सेना को नाकाम कर दिया। जब सिकंदर की सेना सिंधु नदी को पार करने और भारत पर हमला करने के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक से आसमान पर उड़न तश्तरियां नजर आईं और उन्होंने सिकंदर की सेना के हाथियों पर बमबारी करना शुरू कर दिया। और फिर उन उड़न तश्तरियों ने जो किया उससे सिकंदर की अपनी सेना के हाथियों में भगदड़ मच गई और फिर वो उसकी सेना में बेकाबू होकर दौड़ पड़े और फिर उन्होंने कैंप्स और बाकी सब चीजों को कुचल डाला। और फिर उसके बाद सिकंदर के जनरल्स सिकंदर से मिले और उन्होंने कहा कि हम भारत नहीं जाने वाले, हमने सोच लिया है कि बस हम वापस लौट जाएंगे और इस वॉर कैंपेन को बंद कर देंगे। लेकिन चाहे प्राचीन काल में हो या हाल ही में, इन उड़न तश्तरियों को लेकर अक्सर यही कहा गया है कि इन पर ग्रेविटी या फिजिक्स के बुनियादी नियमों का असर नहीं पड़ता है। मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने आज के जमाने में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल व्हीकल देखे हैं उनका कहना है कि दुनिया में ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि आसमान में घूमते हैं और ये 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं और रफ्तार कम किए बिना दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाते हैं। ये किया ही नहीं जा सकता नॉर्मल एरोडायनेमिक्स इस्तेमाल करके। जब जेट्स को तेजी के साथ फ्लाइंग सॉसेस के पीछे भेजा गया तो बताया जाता है कि सॉसेस बहुत तेज रफ्तार से अचानक से दाईं तरफ मुड़ गईं और फिर उनकी रफ्तार को देखकर लगा कि ये तो एरोमेटिक मेन्यूज में ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और इसे इस तरह से समझाया जा सकता है कि वो लोग किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिससे ग्रेविटी कंट्रोल कह सकते हैं। ये आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है। तो जब आप एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होते हैं जो आपने अपने क्राफ्ट के चारों तरफ खुद बनाई हो तो पृथ्वी की ग्रेविटी का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। वैसे ग्रेविटी को मैनिपुलेट करके एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाना
आज की टेक्नोलॉजी के बस के बाहर है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का दावा है कि थियोरेटिकली ऐसा हो सकता है। डेविस, कैलिफोर्निया में इन्वेंटर डॉक्टर पॉल मॉलर ने न्यू एरा नाम के एक रिक्रिएशनल फ्लाइंग व्हीकल के साथ रियल लाइफ साइंस की सीमाओं को टेस्ट किया। न्यू एरा उड़ने वाली एक बड़ी सिंपल डिवाइस है। इसमें 8 लिफ्टिंग डक्टेड फैन हैं, जैसा कि हम उन्हें कहते हैं। हर फैन उसके अपने इंजन से चलता है। इस तरह के राउंड शेप का एक बड़ा फायदा ये है कि व्हीकल की स्किन में ही स्ट्रेंथ मिल जाती है, जैसा कि बीटल के शेल में होता है, और इससे बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिजाइन मिलता है। एयर फ्रेम जो इस व्हीकल के बगल में रखा है, जो इसी के जैसा है, ये सिर्फ 34 किलो का है, जो कमाल की बात है। आपको 34 किलो के शेल में एक पूरा एयर फ्रेम मिल जाता है, जो करीब 680 किलो वजन उठा सकता है। लेकिन क्या डिस्क के आकार की चीज के अंदर डिजाइन की गई ताकत ग्रेविटी पर हावी हो सकती है? और क्या फ्लाइंग सॉसर की बढ़ती हुई साइटिंग्स ये बताती हैं कि एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी और बाहरी दुनिया से आने वाले लोगों में कोई संबंध है? ग्रेविटी आज फिजिक्स में सबसे अननोन फोर्सेस में से एक है, और जब हम इसे समझ जाएंगे तो खुद को इससे बचाने का कोई तरीका ढूंढ पाएंगे, या कोई डिवाइस, कोई मेथड निकाल पाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, या आज से कहीं ज्यादा नॉलेज के साथ, जहां हम इसे व्हीकल के ऑपरेशंस के अंदर ही खत्म कर सकें। वैसे उड़न तश्तरी के रूप में एंटी ग्रेविटी डिवाइस ये समझाने में मदद कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स किस तरह बहुत तेज रफ्तार से चल सकते होंगे। दरअसल इसमें इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन का एक और साधन है, और ये एक ऐसी चीज है जिसे इंसान और शायद एलियंस सदियों से इस्तेमाल कर पाते होंगे, रॉकेट्स की भयंकर शक्ति। मैरिट आइलैंड, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में पृथ्वी के 6 एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिट में जाने के लिए नासा की एंडेवर स्पेस शटल पर बैठे थे। काउंटडाउन के बाद 3 मेन इंजन्स ने 2 बढ़िया रॉकेट बूस्टर के साथ ऑर्बिट को ऊपर ले जाने के लिए झटके से जमीन से ऊपर उठाया। मैं तो सबसे कहता हूं कि एक दिन किसी रॉकेट लॉन्च का हिस्सा बने, क्योंकि ये जिंदगी बदल देने वाला मोमेंट होता है। जब आप वहां खड़े होते हैं कुछ किलोमीटर दूर, तब भी आप उस पावर को महसूस कर सकते हैं। जब रॉकेट स्पेस में जाने के लिए उड़ता है, आपके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, वाइब्रेशन होता है, और आपको तेज आवाज सुनाई देती है, और वो बड़ा शानदार और कमाल का नजारा होता है। लेकिन क्या इंसानों के साथ अंतरिक्ष उड़ानें हाल ही में होने लगी हैं, या हमारे प्राचीन पूर्वजों ने भी ऐसी चीजें देखी होंगी? इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम इस प्लैनेट को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करें तो पता चलेगा कि 1969 में एक आदमी के साथ चंद्रमा पर जाने से पहले ही शायद इस प्लैनेट के लोग चंद्रमा पर जा चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंशिएंट टेक्स्ट और किस्से कहानियों में भी हमें बिल्कुल एक ही बात बताई गई है कि जब भी देवता प्रकट होते थे तो वहां पर बहुत सारा धुआं, बहुत आग, बहुत तेज आवाज और जमीन की कपकपाहट की आवाज होती थी। जब रॉकेट उड़ान भर रहे हों तो पीछे खड़े रहना और रास्ते से हट जाना ही सबसे अच्छा होता है। और बहुत सारी प्राचीन कहानियां इसी के बारे में हैं। जब देवता आते थे और चले जाते थे तो शायद ये रॉकेट या दूसरे एरोस्पेस व्हीकल्स ही उतरते और वापस उड़ान भरते थे, जो कि बहुत धुआं और आवाज करते थे। लेकिन क्या शुरुआती इंसान को वाकई रॉकेट टेक्नोलॉजी की नॉलेज रही होगी? अपना पक्ष रखने के लिए प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स
प्राचीन दुनिया की कई संस्कृतियों में पाए जाने वाले रॉकेट्स के अनगिनत और ठोस विचारों की तरफ इशारा करते हैं। जब आप इस सब्जेक्ट पर काम करते हैं और एंशिएंट लिटरेचर को देखते हैं तो आपको इस नजरिए से देखना होगा कि वो सिविलाइजेशन इसे किस तरह से एक्सपीरियंस करती थी, जिसके पास साइंस और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कोई आधार नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि प्राचीन काल में ऐसे लोग थे जिन्होंने ये चीजें देखी थी और जिस तरह से उन्हें रिपोर्ट किया गया वो मेटाफोर्स में होगा, ऐसे तरीकों से जो उनकी समझ के बाहर के रहे होंगे। चाइना में हवा में उड़ने वाले ड्रैगन की कहानियां हैं। वो बहुत आवाज करते थे, उनमें रॉकेट्स की तरह ही धुआं निकलता था और आग निकलती थी। चाइना के पहले एम्परर धुएं और आग के साथ धधकते हुए ड्रैगन पर उतरे थे और जब भी वो ड्रैगन दिखाई देता था तो धरती कांपने लगती थी और हर कोई डर जाता था और जमीन पर गिर जाता था। अब जाहिर है कि वो बायोलॉजिकल नेचर में कोई ड्रैगन कोई जिंदा जानवर नहीं रहा होगा कि वो एक मशीन थी जिसे गलत बताया गया था। अगर आप ग्रीक देवताओं को देखें तो उन सबको आग के रथों पर उड़ते हुए बताया है। मेरे हिसाब से तो वो आग का रथ रॉकेट जैसा कुछ रहा होगा, शायद उसके पीछे से आग निकल रही होगी जब वो एंशिएंट ग्रीस में कहीं उतरा होगा। ओल्ड टेस्टामेंट में चमकती हुई भट्टी के बारे में लिखा है जो आसमान से उतरी थी और कभी कभी उस चमकती हुई भट्टी को अग्नि रथ या फिर देवताओं की शान भी बताया गया है। तो ये सारे अलग अलग डिस्क्रिप्शन हैं जिन्हें प्राचीन एस्ट्रोनॉट एंशिएंट रॉकेटरी बताते हैं, जो सुनने में बहुत अद्भुत लगते हैं। 5000 से 2000 ईसा पूर्व तक दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेरियंस रहते थे, जो बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, जिन्हें सबसे पहले एस्ट्रोनॉमर्स में से एक माना जाता है। इतिहास में लिखी सबसे पुरानी कहानियों में से एक माने जाने वाली एपिक ऑफ गिलगमेश में देवता अनु से मिलने के लिए एक आदमी के स्वर्ग में जाने की कहानी है। गिलगमेश एपिक जो सुमेरियन के जमाने का है, जिसमें एक जगह लिखा है कि हीरो गिलगमेश पृथ्वी से ऊपर उड़ा और उसने बताया कि ऊपर से पृथ्वी कैसी दिखती है। बढ़िया है, ये पहली उड़ान की पुरानी कहानी है। जिस सबसे प्राचीन सभ्यता का हमारे पास रिकॉर्ड है वो है सुमेरियन कल्चर, और उसमें एक चीज बताई गई है जिसका नाम है शैम। ये शैम देखने में बहुत हद तक आज के जमाने के स्पेस कैप्सूल जैसा है जिसे हम रॉकेट के ऊपर रखते हैं। पुजारी देवताओं से बात करने के लिए इस शैम के अंदर जाते थे, या कभी कोई इंसान स्वर्ग में जाता और वापस आता था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है जिसे 3800 ईसा पूर्व के कल्चर में इस्तेमाल किया गया था, और ये बहुत हद तक आज के रॉकेट के डिस्क्रिप्शन के साथ मेल खाता है। क्या शुरुआती इंसान के पास वाकई इतनी बढ़िया समझ रही होगी जिसे आज हम रॉकेट प्रोपल्शन कहते हैं? पहली शताब्दी ईस्वी में औद्योगिक क्रांति से लगभग 2000 साल पहले हीरो नाम के एक ग्रीक मैथमेटिशियन और इंजीनियर ने भाप से चलने वाला एक इंजन बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया ईलोपाइल। प्राचीन दुनिया के एक महान आविष्कारक अलेक्जेंड्रिया के मशहूर हीरो थे, जिन्होंने हर तरह की चीजों का आविष्कार किया और एक ऐसी चीज का आविष्कार किया जिसे हम रॉकेट टाइप मोटर कह सकते हैं। और सच में कुछ इसी तरह से रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, और हमें नहीं पता कि हीरो को ऐसे कई आइडियाज कहां से मिले। हो सकता है कि एलियन से आए हों। टिंडल विजन लेबोरेटरी के फाउंडर जॉन रॉबर्ट टिंडल ने हीरो के ईलोपाइल को एक छोटे पैमाने पर बनाकर चलाया। अब कन्वेंशनल स्टीम इंजन के बारे में हमें लगता है कि उसमें पिस्टन होते थे जो उसे पावर देते थे, लेकिन ईलोपाइल में ये अपोजिंग जेट्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये एक थ्रस्ट पैदा करता है, और ये थ्रस्ट एक रॉकेट जैसा नहीं होता जो उसे झटके से ऊपर ले जाता है, बल्कि उसे घुमाता है, और उसमें जो स्टीम टर्बाइन होते हैं वो उसे तेजी से घुमाते हैं। ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे इसने 1st सेंचुरी एडी में किया था। इसे आमतौर पर पहला वर्किंग स्टीम इंजन माना जाता है,
ये पिस्टन वाले क्लासिक स्टीम इंजन की बजाय एक टरबाइन की तरह काम करता है, लेकिन ये बहुत खास है क्योंकि ये लेता है कंप्रेस्ड गैस और उसे एनर्जी में बदल देता है। वाओ, इसमें बहुत एनर्जी है। स्टीम। हीरो का स्टीम रॉकेट इंजन ईलोपाइल का अनुवाद है द बॉल ऑफ इयोलस। ग्रीक माइथोलॉजी में इयोलस हवाओं के देवता थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हीरो ने अपने आविष्कार के लिए देवताओं की कहानियों से प्रेरणा ली हो, जैसे वो कहानियां जो होमर के द ओडिसी में पाई जाती हैं? या हो सकता है उन्हें खुद देवताओं ने मदद की हो? कुछ लोगों का कहना है कि इसमें एलियंस का हाथ था। एलियंस ने उन्हें ये मशीन बनाना सिखाया था, लेकिन मुझे ये आइडिया ज्यादा सही लगता है कि वो पिछली पीढ़ियों के पुराने टेक्स्ट को देखते थे और इसे कैसे बनाया जाए इसका आइडिया उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से मिला था, लेकिन वो उनसे बहुत पहले के थे और वो टेक्स्ट उनके हाथ लग गए थे और इसके बाद उन्होंने कई सारी चीजें बनाई जो टेक्स्ट उन्हें मिले थे उनकी मदद से। लेकिन क्या प्राचीन लेखों और कहानियों में पाए गए रॉकेट और दूसरी दुनिया के डिवाइस इस बात का सबूत देते हैं कि बहुत पहले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स देखे गए थे? शायद इसका जवाब एक अलग ही जगह पर मिल जाएगा, यूएस मिलिट्री के हाथों में। मई 2010 में कैलिफोर्निया के तट से दूर यूएस नेवी ने एक गुप्त परीक्षण के दौरान एक पावरफुल नए हथियार से एक हवाई ड्रोन को मार गिराया जिसमें कोई इंसान नहीं था। एक लड़ाकू जहाज से गोलाबारी करते हुए लगभग 3.25 किलोमीटर की दूरी पर एक तेज लेजर एनर्जी वाली किरण करीब 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले टारगेट को जलाती हुई निकल गई। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि डेथ रेज कहलाने वाली किरणों का इस्तेमाल पहले भी किया गया हो, शायद प्राचीन काल में? मुझे पूरा यकीन है कि पहले कभी पृथ्वी पर एडवांस सिविलाइजेशंस रही हैं जिनमें ऐसी चीजें थीं जिन्हें डेथ रे कहा जाता था। इसका इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जाता था या इसे इस्तेमाल करते हुए देखा गया था? ये बहुत खुला सवाल है। 2014 ईसा पूर्व में सिसिलियन शहर सिरक्यूज में रहने वाले ग्रीक्स रोमन लड़ाकू जहाजों के एक दस्ते से हमले की तैयारी कर रहे थे। हालांकि वो अपनी से बड़ी सेना से कम थे, लेकिन प्राचीन लेख बताते हैं कि सिरक्यूज को एक रहस्यमयी और ताकतवर नए हथियार ने बचाया था। शायद सबसे मशहूर प्राचीन डेथ रे वो थी जिसे ग्रीक इन्वेंटर आर्किमिडीज ने बनाया था। वो इस बड़े से मिरर और पैराबोलिक डिस्क को बनाकर सूर्य की किरणों को जहाजी दस्ते पर फोकस करके इन जहाजों को जला सकते थे। तो ये प्रिमिटिव टाइप की डेथ रे थी जो काम करती थी। लेकिन आर्किमिडीज ने एक कभी ना हारने वाले हथियार की कल्पना कैसे की होगी जो उस वक्त की किसी भी चीज से ज्यादा एडवांस थी? रिसर्चर्स बताते हैं कि आविष्कारक ने सिरक्यूज की लड़ाई से लगभग 600 साल पहले लिखे गए ग्रीक मिथकों से प्रेरणा ली होगी। मिथकों में उन देवताओं की कहानियां बताई गईं जो बेहद विनाशकारी कॉस्मिक वेपन्स लहराते थे। अगर आप ग्रीक ट्रेडिशन में देखें तो उसमें ज़्यूस के थंडरबोल्ट के बारे में साफ बताया गया है, जिसे वो उन लोगों की तरफ या दूसरी चीजों की तरफ पॉइंट करते थे जिन्हें वो विस्फोट से मारना चाहते थे। बटन दबाया और जैसा उन्होंने बताया है कि उनमें से बिजली निकलती थी और भयानक विस्फोट करती थी। जब ज़्यूस जैसे देवता गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ आसमान से नीचे उतरते थे और अपने स्पेस क्राफ्ट से बाहर आते थे तो उन्हें देवता माना जाता था। इन एंशिएंट एलियंस के पास गजब की टेक्नोलॉजी थी, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे प्रिमिटिव एंसेस्टर्स को जादू की तरह लगती होंगी। इसलिए जब ये लोग आसमान से उतरे और उनके पास
एडवांस्ड एनर्जी वेपन्स थे तो वो हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स के लिए देवताओं की तरह थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां जाते हैं, लेकिन देवता हमेशा एक कंट्रोल्ड वे में गड़गड़ाहट और बिजली पैदा कर सकते थे। प्राचीन भारत में ऐसे देवता का जिक्र है जो कभी कभी वज्र को ऐसे पकड़ते थे और ऐसा लगता था जैसे कोई एनर्जी बीम सीधे सामने से आ रही हो, दुश्मन को हराने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसे भस्म करने के लिए। लेकिन अगर प्राचीन काल में डेथ रे जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था तो क्या इसका कोई ठोस सबूत होगा? शायद सबूत है। यहाँ स्कॉटिश ग्रामीण इलाकों में कई प्राचीन खंडहर फैले हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हजारों साल पहले यहाँ कई किले और पुरानी दीवारों से घिरी जमीनें थीं। ऐसा लगता है कि ये इतनी तेज आग और गर्मी के संपर्क में आए थे कि पत्थर के स्ट्रक्चर्स कांच में बदल गए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे विज्ञान की भाषा में विट्रिफिकेशन कहा जाता है। यहाँ ये पत्थर की बिल्डिंग है जिनके बाहर के एनालिसिस से पता चलता है कि इन्हें लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म किया गया था। कन्वेंशनल फायर इतनी गर्मी तक नहीं पहुंच सकती। इसके लिए आपको 1000 डिग्री सेल्सियस पर एक लंबे समय तक लगातार जलाना पड़ेगा। और ऐसा क्यों है कि सिर्फ यही किले इस तरह से जले हैं जिससे ये बाहर से मिट्टी के बर्तनों की तरह चमकते हैं? ऐसा क्यों है कि ये चीजें आपको इसके आसपास के पत्थरों पर दिखाई नहीं देती? और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा क्यों है कि इनमें से कई नॉर्दर्न स्कॉटलैंड के इस छोटे से इलाके में ही जमा हैं। मुझे लगता है कि ये इस बात का साफ सबूत है कि यहाँ डेथ रेस का इस्तेमाल किया गया है। केल्टिक की कहानी के अनुसार एक बार लू नाम का एक देवता था जिसे चमकने वाला देवता, सूर्य देव और युद्ध का देवता भी कहा जाता था। ग्रीक गॉड ज़्यूस की तरह लू के बारे में भी कहा जाता था कि वो एक जादुई भाला चलाते थे जो उनके साथ के ग्रीक देवता के वज्र से अलग नहीं था। हमारे पास ऐसे देवताओं की कई कहानियां हैं जो पावरफुल थे, जिनके पास ऐसे हथियार थे जो उनके वक्त में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते थे। एक महान सेल्टिक देवता थे लूग, जिनके पास एक भाला था जो आग और बिजली उगल सकता था और बहुत नुकसान कर सकता था। ये एक शानदार हथियार था। एक बात तो साफ है कि वो किसी भी सिचुएशन में चल जाए तो किसी पर भी हावी हो सकता था। जब युद्ध नजदीक आ जाता था तो लू अपना भाला निकालते थे और वो भाला गरजता था और फिर उसमें से आग की लपटें निकलती थीं और वो दुश्मनों को चीर डालता था और मार काट करने से कभी थकता नहीं था। वो एक कमाल का हथियार था। तबाही का हथियार। मतलब हम और किस तरह से उन तमाम विट्रीफाइड किलों को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनके पत्थरों की सतह कांच की तरह चिकनी है और ये धब्बे सिर्फ नॉर्दर्न स्कॉटलैंड के बहुत घने इलाकों में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। और ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि केल्टिक कहानियां जिसे लू बता रही हैं वो असल में एक एलियन जनरल या कोई दूसरा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लीडर हो जिसके पास विनाशकारी हथियार थे? सोफेस्टिकेटेड हथियारों के ये सारे डिस्क्रिप्शन तकरीबन साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि वो हथियार आज हमारे पास हैं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ इतिहास को दोहराया गया है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब आज से हजारों साल पहले भी मौजूद था और हमारा अतीत कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि सच्चाई है, साइंस की सच्चाई। घातक लेजर बीम्स, अकोस्टिक लेविटेशन, एंटी ग्रेविटी। क्या ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हो सकते हैं जिन्हें प्राचीन सभ्यताओं ने देखा हो और यहां तक कि इस्तेमाल भी किया हो? अगर ऐसा है तो क्या वो शुरुआती इंसान के दिमाग में आई या इनकी उत्पत्ति कहीं अलग, शायद किसी और ही दुनिया में हुई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि इन आविष्कारों के रहस्यों को खोलने से हमें अपने प्राचीन अतीत का पता चल जाए?
या खोई हुई टेक्नोलॉजी का फिर से पता लगाकर क्या हम अपने भविष्य के लिए और उससे भी आगे ब्रह्मांड तक जाने का रास्ता साफ कर सकते हैं?